ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का हार्टली वेलकम है। आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है और आज की लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को कैसे डील करें, तो उसमें आज ये हमें बहुत अच्छे गाइडेंस देने वाले हैं, बहुत अच्छे टिप्स देने वाले हैं। तो सभी बहुत अच्छे से सुनेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं BK Dr. Mohit Gupta. He is currently working as a professor of cardiology in GB Pant Hospital, did his post-graduation and super specialization from Maulana Azad Medical College and associated Lok Nayak Hospital and GB Pant Hospital. Dr. Gupta has been associated with Brahma Kumari's World Spiritual University from his childhood, more than 35 years. He believes that practicing Raj Yoga meditation helps us, one, in having a holistic approach to any disease. तो आप सब डॉक्टर मोहित से एक बार उनका वेलकम कर सकते हैं एक हाथ से। कोई प्लीज अपने को अनम्यूट नहीं करेगा। वेलकम, हार्टी वेलकम भैया। और हमारे साथ हमारी सेकंड एक्सपर्ट हैं BK मोनिका गुप्ता, a brand storyteller, a digital strategist, has served the industry for over a decade in managerial as well as leadership positions and about the same in the world of digital advertising. She was received India's most prominent woman empowerment award by Merit Awards and Market Research. She is an innate spiritualist and has been associated with Brahma Kumaris for over 35 years. She believes each one of us, and that is to know and understand who we are and harnessing our inner powers. The biggest gift that we have got in our life is the thought power. We got to learn the art of making our mind our friend. She is also a firm belief that each one of us has the power to create our own destiny. One needs the right nurturing and investment of time and energy into knowing ourselves. It's only then we can deal with all kind of challenges smartly. तो ऐसे एक्सपर्ट्स का आज हम लोग बहुत प्यार से वेलकम करते हैं और अपने को आपके सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास ऑलमोस्ट आ चुके हैं, हमें बहुत अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मोहित से कि वो हमें थोड़ी सी गाइडेंस देंगे। ओम शांति। शांति। Om Shanti. Thank you, Sister Shikha, for such a generous introduction. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सैटरडे की ये सुंदर इवनिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आज शिखा बहन ने लिया है, वो है हेल्दी पेरेंटिंग के ऊपर। तो पेरेंटिंग आज जो पहले एक आर्ट माना जाता था, वो आजकल ज्यादातर लोग उसको एक समस्या के रूप में ले लेते हैं। मुझे एक बहुत ही सुंदर बात ध्यान में आती है कि एक बारी एक यंग लड़का जो है वो इंटरव्यू देने के लिए बहुत क्वालिफाइड था, बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा था। वो इंटरव्यू देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, बहुत एक्सीलेंट ब्रिलियंट एकेडमिक करियर रहा था उसको। जब इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने देखा कि भाई आप तो हर जगह टॉपर रहे हैं, आपके अचीवमेंट्स बहुत बढ़िया हैं। तो उन्होंने कहा आपके घर में कौन कौन है, तो आपको जरूर स्कॉलरशिप बहुत सारी मिली होंगी। तो उसने कहा नहीं जी, मुझे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली यार। तो उसने कहा अच्छा आपके घर में कौन कौन है, जरूर आपके माता पिता जो हैं बहुत रिच होंगे, आपके पिता आपकी फीस देते होंगे। तो उसने कहा नहीं जी, मेरे पिताजी तो 1 साल का जब मैं था तभी मुझे छोड़कर चले गए, तो घर पे केवल माता जी हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि फिर आपकी माता जी आपका ख्याल रखती हैं? उसने कहा हाँ जी, मेरी माता ने ही मुझे पाला पोसा बड़ा किया है और मेरी सारी फीस वही देती आई है। तो उन्होंने कहा वो क्या कार्य करती है? तो उसने कहा जी वो कपड़े धोती है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है,
आप अपना हाथ आगे लेकर आइए। उसने हाथ आगे लाया तो उसने देखा कि लड़के के हाथ बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल ऐसे थे जैसे बिल्कुल मुलायम हो। तो उसने कहा, कभी आपने अपने माता पिता की मदद की है? तो उसने कहा, नहीं, मेरे माता पिता ने हमेशा ये कहा मुझे, खासकर माता जी ने, कि आप पढ़ाई में ध्यान दो, मैं आपकी शिक्षा का कार्य लूंगी। और मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ता ही रहा। मैंने कभी भी अपने माता जी के साथ मदद नहीं की। तो उसने कहा, बेटा आप टैलेंटेड तो बहुत हो, लेकिन आज मैं आपसे केवल एक कार्य कहूंगा, एक चीज करने को कहूंगा। तो उसने कहा, हाँ बताइए। उसे लग रहा था कि उसे जॉब मिलने वाली है। तो उसने कहा, आज आप जाइए और अपने माता के हाथों को देखकर उनसे बात करके कल आप मेरे पास दोबारा आइए। उस लड़के ने कहा, ठीक है, ये तो इजीली फिजिबल है, मैं कर लेता हूँ। तो वो घर गया। घर जाकर मम्मी को बोला कि मुझे जॉब मिलने ही वाली है, मुझे ऐसे ऐसे बोला है। तो मम्मी आप अपने हाथ आगे लेकर आइए। तो उसकी माँ कपड़े ही धो रही थी, तो उसने उनका हाथ लिया तो हाथ उनका बहुत ही मुलायम, उम्र के साथ साथ झुर्रियां पड़ी हुई थी, हाथ छिले भी हुए थे, रफ हुए पड़े थे। तो उसने उनके हाथों को उठाया और हाथ को उठाकर वो सहलाने लगा। और जैसे ही वो सहलाता जा रहा था, उनकी माँ को दर्द भी हो रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि उसकी जिंदगी के 10-20 साल निकल गए, उसने कभी जीवन के इस पहलू की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और वो सहलाते सहलाते उसने अपनी माँ को साइड में बिठाया और उनके सारे कपड़े उस वक्त खुद धोए। और उस दिन उसने अपनी माँ के साथ जी भर के बातें की। रात भर उसने लेट बात करी और उनका हाथों पे मलहम लगाई, उनको दवाई दी, उनको खाना बनाकर खिलाया। और अगले दिन फिर ऑफिस में उसी इंटरव्यू वाले के पास गया और उससे बोला कि मैं वापस आया हूँ। तो उसने कहा, बेटा आपने क्या देखा? तो उसकी आंखें नम थी। तो उसने कहा, जी मैंने जीवन में आज जो है, ये जब मैंने कल गया तो मैंने 3 बातें आज सीखी। उसने कहा, क्या सीखी आपने? उसने कहा कि मैंने देखा कि कई बार हम अपने जीवन की रेस में ऐसे भागते चले जाते हैं, तो परिवार में हर व्यक्ति का जो रोल है उसको हम अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। कल मुझे जिंदगी में पहली बार मालूम हुआ कि मेरी माँ ने कितना मेरे लिए जीवन में सैक्रिफाइस किया है। उसने कहा, दूसरी बात क्या सीखी? उसने कहा, दूसरी बात मैंने ये देखी कि जीवन में एक दूसरे को समय देना कितना आवश्यक है। कई बार हम अपने कार्य में ही इतने मग्न हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन जीवन जो है वो एक बैलेंस ही जीवन का एक नियम है, वो बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात जो मैंने सीखी, उसने कहा कि हमें एक दूसरे को समय देते हुए हर एक का को अप्रिशिएट करना बहुत आवश्यक है। जीवन केवल एक कार्य पर आगे चलने से नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के रोल को अप्रिशिएट करना, उनको हर प्रकार से मदद करना, उनके कार्य को सराहना, ये भी बहुत आवश्यक है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने ये तीनों बातें सीखी और मैं आपको जॉब देता हूँ, क्योंकि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए केवल अच्छा पढ़ना, अच्छा सब कुछ होना ही आवश्यक नहीं, लेकिन ये तीनों चीजें, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल, किसी भी व्यक्ति को हर जीवन के हर पहलू में अप्रिशिएट करना, उसको एक्सेप्ट करना और उसको अप्रूव करना उसके कार्य को, ये बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आज हम अपनी सारी समस्याओं को देखें, जिनको हम कहते हैं कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, शिखा बहन ने कहा कि आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो सब समस्याओं को आप इन 5 कैटेगरीज में इजीली डाल सकते हैं। आज हम लोग पेरेंटिंग को क्यों डिफिकल्ट बना लेते हैं? क्योंकि आज हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम दोनों ही नहीं दे। हर व्यक्ति अपने कार्य में मग्न है। बच्चों का अपना सर्कल है, माँ बाप का अपना सर्कल है। हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं, लेकिन समय देने में आज हम लोग बहुत अपने आप को असंभव हम महसूस करते हैं। और दूसरा कारण है कि कहीं ना कहीं पुराने समय में, पुराने जीवन में हमारी लाइफ में बैलेंस होता था, हमारे जीवन के अंदर संयम होता था। लेकिन आज हमारी लाइफ कंप्लीटली इम्बैलेंस हो चुकी है। हमने सामान तो बहुत इकट्ठा किया है, लेकिन जीवन में नेचर का, अपने स्वयं के प्रति, परिवार में एक दूसरों के संबंधों के प्रति कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में इस बैलेंस को खो चुके। तीसरा कारण आप देखेंगे, पेरेंटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारी कंप्लेंट्स होती है, वो है ब्लेमिंग। एक दूसरे को ब्लेम करना कि मेरी इस कंडीशन के लिए वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, मैं कार्य कर रहा हूं, वो व्यक्ति नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं जीवन में ब्लेम जो है, ब्लेम स्वयं को भी ब्लेम करना हो सकता है, किसी और को भी ब्लेम करना हो सकता है। ये ब्लेमिंग का जो गेम है, ये हमारे जीवन में बहुत बहुत मुश्किल, बहुत बहुत परेशानियां हमारे जीवन में ले आता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और कहीं चौथी बात जो है, मॉरल वैल्यूज।
पेरेंटिंग की 10 बातें हैं, पेरेंटिंग की बहुत कोर्सेज हम लोग करते हैं। हर कोई कहता है कि भाई पेरेंटिंग का एक ये आर्ट है, पेरेंटिंग के सेशंस हैं, लेकिन बात करना और उसको अपने जीवन में कार्यान्वित करना, उसको अपनाना, वो रोल मॉडल की तरह प्ले करना, उन वैल्यूज को अपने जीवन में वैल्यू देना, आज हम सब उसमें अपने आप को नहीं पाते। और पांचवा जो कारण है वो है लैक ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग। कोई भी जीवन में जब हम एक दूसरे को नर्चर करते हैं तो उसके अंदर एक इमोशनल बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग का जो आधार होता है वो बहुत सुंदर आधार होता है, जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो है प्यार। वो बॉन्डिंग आज हमारे जीवन में, संबंधों में कहीं ना कहीं बहुत कम या समाप्त हो चुकी है। जहां हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं लेकिन समय नहीं देते, जहां हम एक दूसरे को हाई टेक बना चुके हैं लेकिन एक दूसरे को हाई टच, यानी उसको हम एक प्यार से उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, ये आज हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, जो हेल्दी पेरेंटिंग है वो एक बहुत सुंदर एवोल्यूशन की तरह, कहते हैं ना, मानव भी एक तरीके से इवॉल्व करता है, तो एक बच्चे से लेकर कैसे बड़ा होता है, ये भी एक जीवन की बहुत ही सुंदर यात्रा की तरह है। और ये क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि एक छोटेपन से एक बच्चा जो है एक बहुत सुंदर सुखी परिवार में इवॉल्व कर जाता है, एक परिवार के रूप में, खुशनुमा परिवार के रूप में इवॉल्व कर जाता है। एक अच्छा परिवार केवल साधनों से, एक अच्छा परिवार केवल सामान से नहीं बनता। एक सुखी परिवार अच्छे संबंधों से, अच्छी वाइब्रेशन से बनता है। ये आज हम सबको आज के परिप्रेक्ष्य में जानना, इसको समझना बहुत बहुत आवश्यक है। देखिए ना, वो बच्चा बहुत एक बढ़िया स्टूडेंट बना, लेकिन संबंधों में उस माँ ने इतना सैक्रिफाइस भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक दिन रियलाइज हुआ कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए आधार, एक दूसरे के लिए एक इंपॉर्टेंट स्तंभ होता है। बच्चे समझते हैं कि माँ बाप आजकल रिडंडेंट है, माँ बाप कई बार समझते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। ऐसा सोचने से कभी भी हमारा जीवन स्थिर नहीं रह सकता। हम सबको ये समझना होगा कि आगे बढ़ने के लिए परिवार के सभी लोग एक स्तंभ के रूप में, एक आधार के रूप में खड़े हुए हैं। हर एक का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के रूप में। और क्यों? क्योंकि परिवार ही एक बच्चे के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ नर्चर। जैसे एक पौधा लगाया जाता है, आप देखते हैं ना, तो उस बच्चे के लिए टीचर और गुरु बाद में आते हैं, लेकिन माँ बाप उस बच्चे के लिए सबसे बड़े जो पालन करता, जिनको हम कह सकते हैं, जो उनके लिए नर्चर, जो उनके मार्गदर्शक हैं, जो उनको पालने वाले हैं, उसके माँ बाप। इसी तरह हम अगर परिवार को देखें तो परिवार बच्चों के लिए फर्स्ट स्कूल है। स्कूल में जाना, केवल उनको पढ़ाना, ये उनके लिए टीचिंग नहीं होती, लेकिन बच्चों को टाइम देके उनको कैसे अपने जीवन में बढ़ना है, उनके स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, उनको भोजन कैसे खिलाना है। आप देखिए ना, आपको भी कभी आपके माँ बाप ने बैठा कर भोजन खिलाना सिखाया, ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। और जो चीज आप उनको देते हैं वो उनके चरित्र और उनके चित्रण के अंदर आता चला जाता है। उनको वो छोटी छोटी बातें आप बताते हैं तो वो उनके स्वरूप में आता चला जाता है, तो वो बच्चों के लिए एक फर्स्ट स्कूल का रूप ले लेता है। इसी तरह अपने फ्रेंड्स का सर्कल तो बच्चे बाद में बनाते हैं, लेकिन माँ बाप जब अपने बच्चों को प्रॉपर समय देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जब ऐसे बात करते हैं तो सोशल सर्कल, जिसको कहते हैं ना, हमारा सोशल सर्कल बहुत बड़ा है। लेकिन आज ये समझना आवश्यक है कि रोज अपने परिवार में भी अपने सोशल सर्कल को बढ़ाना, और ये सोशल सर्कल केवल अपने दोस्तों के साथ या बच्चों के दोस्तों के साथ या माँ बाप के दोस्तों के साथ, उनकी पार्टीज, उनकी किटी पार्टीज, उनकी गेट टुगेदर, ये सोशलाइजिंग नहीं है। यथार्थ और प्रॉपर सोशल सर्कल होता है कि जब परिवार के सारे मेंबर्स बैठकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ये सोशल सर्कल जो है हमारे जीवन का आरंभ होता है, यही सोशल सर्कल जो है हमारे जीवन का आधार होता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम देखें कि क्या हम लोग रियली प्रॉपर सोशलाइज करते हैं। परिवार हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। आप देखो, बच्चा जब कोई गलती करता है या कोई अच्छी चीज भी करता है तो वो सबसे पहले किसके पास आता है? अपने माँ बाप के पास आता है। जब माँ बाप उसको प्यार से समय देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, चाहे गलती भी हो और चाहे उसने कुछ अच्छा भी किया हो, दोनों चीजों के अंदर जब उसके माँ बाप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो माँ और बच्चों का, मम्मी और पापा का बच्चों के साथ बॉन्डिंग बढ़ता है।
लेकिन ये डिफेंस कब टूटता है? जब बच्चा कभी कभी कुछ प्रॉब्लम या कोई गलती कर भी आता है जो नेचुरल है, लेकिन माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कहते हैं कि मेरे परिवार वाले में मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। एक्सेप्टेंस ना होने के कारण उनके अंदर डर आता है और कहीं ना कहीं वो डिफेंस टूट जाता है। तो बहुत आवश्यक है ये समझना कि हमारा परिवार हमारे लिए एक रक्षा कवच की तरह, माँ बाप बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए एक रक्षा कवच की तरह हैं। तो ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार अगर आखिरी बात देखिए तो फर्स्ट लाइन ऑफ केयर, जब परेशानी होती है तो आप देखिए, मैं तो कितनी बार अपने, मेरे पास कितने हार्ट अटैक के मरीज आते हैं, जो कई बच्चे स्मोकिंग करके आते हैं, उनके दोस्त, उनका फ्रेंड सर्कल होता है। मैं उनसे बोलता हूँ कि देखो, आज जब आपको इंजरी हुई, आपको परेशानी हुई, तो आपके साथ कौन खड़ा है, कौन बैठा है आपके साथ? आपके माँ बाप या आपके हस्बैंड वाइफ या कोई ना कोई यही व्यक्ति आपके साथ आते हैं। तो हमारा परिवार हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ केयर होता है, वो हमारे बैकबोन की तरह हमारे साथ खड़ा होता है। और कई बार हम अपने परिवार को ही समय नहीं देते। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप भी हमको समय देते थे। आज जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट बने, उनको उनको उनकी केयर करें, उनको समय दें। तो दोस्तों, ये एक बहुत सुंदर यात्रा है। हमारा परिवार इमोशनल बॉन्डिंग का एक बहुत पावरफुल आधार है। और साइंस भी आज ये क्लियरली प्रूव करती है कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसमें जीन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारे डीएनए है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे पेरेंट्स का, हमारे पेरेंटिंग का। यानी 50% से भी ऊपर रोल हमारे आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का है कि हम अपने जीवन में एक दूसरे को कितना समय देते हैं। तो ये एक फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल बैलेंस क्रिएट करने की तरफ, ये स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करने की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो दोस्तों, जब हम नर्चरिंग की बात करते हैं, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो एक कली जब लगाई जाती है तो उस कली को बहुत कोमलता से, बहुत प्यार से उसको नर्चर भी किया जाता है। उसको धीरे धीरे खाद दी जाती है, पानी दिया जाता है, उसको सनलाइट भी दी जाती है, और यदि कोई ऐसा तूफान आए तो उसको शैडो भी दी जाती है, उसको प्रोटेक्ट भी। तो जब हमारे बच्चे आते हैं तो वो भी इसी प्रकार से, उन बच्चों को पानी दिया जाता है। पानी किस चीज का देते हैं? पानी और खाद उनको अच्छे संकल्पों का, उनको अच्छा दिशा निर्देश देने का, ये बहुत आवश्यक। और ये हम कब दे सकते हैं? जब स्वयं उसको अपने जीवन में हम लोग पालन, हम बच्चों को रास्ता दिखाते हैं, उनका गाइडिंग लाइट बनते हैं। जैसे सनलाइट आती है ना तो प्लांट बड़ा होता है, ऐसे ही हमारा चरित्र, हमारा जीवन, हमारी वैल्यूज एक सनलाइट की तरह काम। और कभी कभी कोई परेशानियां आती हैं, तूफान आते हैं, तो उस समय हम अपने बच्चों का प्रोटेक्शन बन जाते हैं। जैसे प्लांट्स के लिए भी एक अच्छा माली, एक बागवान जो है, प्रोटेक्टिव का रूप करता है, उनको जानवरों से, उनको पक्षियों से बचाता है। तो ये नर्चरिंग हमारे पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रूप, एक बहुत बड़ा आधार है। और दूसरा, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो पौधा बड़े होते होते उसको ट्रिम भी करना होता है, उसको कट भी करना होता है। कभी कभी उसके अंदर मोथा लग जाता है या कहीं ना कहीं कोई कीड़े या कीटाणु लग जाते हैं, तो उसको हम डीवीडिंग कहते हैं। उसके अंदर हम स्पेशल केमिकल्स डाल के उनको हटाते भी। इसी प्रकार हमारे बच्चों भी जब बड़े होते हैं, हम स्वयं भी बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी ऐसी वेस्ट हमारे ऊपर आती है। लेकिन उन बातों को हटाना, उन बातों को अपने मन पर, अपने चित्त पर ना धारण करना, अपने मन, अपने चित्त को सदा स्वच्छ रखना, बच्चों के चित्त और मन को भी स्वच्छ रखना, ये कुशल बागवान का कर्तव्य है, एक कुशल माली का कर्तव्य है, एक कुशल पेरेंट का कर्तव्य है, जो कि एक सुनार की तरह, एक बागवान की तरह, एक माली की तरह कार्य करता है। कभी कभी कोई ऐसी आदतें भी लग जाती हैं, कोई कोई ऐसी परेशानियां भी लग जाती हैं, कभी कभी रिलेशंस में आके, सोशलाइजिंग सर्कल में आके बच्चे प्रभावित होते हैं। उस समय हम उनके ऊपर डांट लगाकर, उनको हम लोग कुछ ऐसे कटु वचन बोल के, उनको एक्सेप्ट ना करके हम उनको सोल्यूशन नहीं देते, हम उनको अपने से दूर ले जाते हैं। क्योंकि उस समय बच्चों को चाहिए होता है कि कोई उनसे बात करे, उनकी बातों को सुने। यही वो समय है जब एक कुशल बागवान उनको एक्सेप्ट करके, एक कुशल पेरेंट उनको एक्सेप्ट करके, उनकी बात को सुनकर, उनको समझकर
अपनाता है, उनको दिशा निर्देश देता है कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसी बात हुई भी है, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो इस तरीके से होगा। उनको रास्ता देना है, उनको ये नहीं बताना कि आपको इसी रास्ते चलना है, उनको ये कसौटी देनी है, यदि आप इस रास्ते जाते हैं तो आप इस चीज को प्राप्त करेंगे, यदि आप इस रास्ते जाते हैं तो आप इस चीज को प्राप्त करेंगे। तो नर्चरिंग और स्ट्रक्चरिंग ये एक हेल्दी पेरेंटिंग का एक बहुत बहुत बड़ा आधार है, जहां नर्चरिंग में प्यार होता है, अटेंशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समय, सपोर्ट और पेशेंस देना, संयम रखना जीवन में, ये बहुत आवश्यक है। उसी तरह जब हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं तो स्ट्रक्चरिंग के अंदर भी एक बहुत सुंदर आधार है, जहां हम बच्चे को डायरेक्शन देते हैं, जहां हम बच्चे को रूल्स सिखाते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा तुम ये कर रहे हो, तो कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स दोनों साथ साथ चलते हैं। उसको अच्छा यथार्थ बिहेवियर भी हम लोग सिखाते हैं। दोस्तों, अगर हम यथार्थ पेरेंटिंग, यदि हम अपने बच्चों को अच्छा दिशा निर्देश देना चाहते हैं, तो हमको दोनों चीजों का बैलेंस रखना बहुत बहुत आवश्यक है। बच्चों के चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हम अपने पेरेंटिंग के आर्ट के अंदर उनको परमिसिव ना हो, यानी हम उनके ऊपर जो भी वो कर रहे हैं हम ध्यान ही नहीं दे रहे, ये एक अच्छी पेरेंटिंग नहीं। या हम उनके साथ इन्वॉल्व ही ना हो, जिसको हम अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग कहते हैं, कि बच्चा जो भी कर रहा है हम लीस्ट बॉदर्ड हैं, ये भी बच्चों को उनके मार्ग से भटका देता है। और कई लोग ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, कई लोग उनको हर प्रकार से डिसिप्लिन में रखते हैं, ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है, ये भी खराब, ये भी बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। और यथार्थ जो प्रॉपर पेरेंटिंग है वो अथॉरिटेटिव, अर्थात उनके साथ इन्वॉल्व होकर उनको संयम दिखाना, उनको प्यार देना, उनको दिशा निर्देश देना, उनको प्यार के साथ साथ उनको मार्गदर्शन करना, यही प्रॉपर पेरेंटिंग का आधार स्तंभ है। तो ये एक ओवरव्यू है जो मैं तो ये एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया, और ये मैं समझता हूं कि हमारे सारे प्रश्नों को एक ब्रॉडर रूप से पूरा करता है। लेकिन मैं आप सबको एक यही बात बताना चाहूंगा कि प्रश्न बहुत होंगे, उनके स्पेसिफिक उत्तर भी हम लोग जरूर लेंगे, लेकिन आज परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। और ये परिवर्तन केवल इस प्रकार से नहीं हुआ कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ किस प्रकार से करते हैं, बच्चों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं। ये परिवर्तन हर व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़ा है उसको स्वयं अपने जीवन में लाना। और पेरेंटिंग कोई स्ट्रेसफुल फिनोमेना नहीं है, ये एक बहुत सुंदर एंजॉयबल जर्नी है। इसको हम खुद भी एंजॉय करेंगे और इसको हम लोग बच्चों को भी साथ में लेकर एंजॉय कर सकते हैं। यही हमने अपने जीवन में अपने माता पिता के साथ अनुभव किया है। उन्होंने हमको साधन भी दिए, और उन साधनों को यूज करने के लिए जो कल्चर है, उन साधनों को यूज करने के लिए जो मार्गदर्शन है, वो भी हमको दिया। तो यही एक यथार्थ पेरेंटिंग, एक प्रॉपर पेरेंटिंग का क्रक्स है। तो बाकी प्रश्न है शिखा बहन के पास बहुत सारे होंगे, तो इसलिए मैंने संक्षेप में कुछ अपनी बातें रखी, और हम और मोनिका बहन आपके साथ आपके प्रश्नों को भी हम दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता है भैया इतना प्यारे ढंग से आपने बहुत सारे आंसर्स तो ऐसे ही मिल गए, लाइक मुझे लग रहा है नो नीड टू आस्क मेनी क्वेश्चंस, कि इतना अच्छे से सभी को आंसर्स मिले होंगे। बहुत बहुत ही अच्छा था संक्षेप में, लेकिन फिर भी जैसे जो क्वेश्चंस हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द ये है कि जो आज का सिनेरियो है, लॉकडाउन था और सारी जो स्टडीज है वो ऑनलाइन हो गई, तो बच्चे गैजेट से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। पेरेंट्स चाहकर भी उधर मना नहीं कर सकते। कई बच्चों का तो ये हो गया 8-8 घंटा वो लगातार उसमें है, बस 5-10 मिनट का उनको ब्रेक करता है, उसके बाद उनको अपना भी खेलना होता है, बाहर जा नहीं सकते तो वही गैजेट्स के साथ ही खेलेंगे। तो ये बहुत बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, और ये छोटे बच्चों के साथ क्या है, चाहे उनकी क्लासेस 3 आवर्स 4 आवर्स है, लेकिन फिर भी उनका भी गैजेट्स की तरफ ज्यादा रुझान हो गया। तब क्या करे पेरेंट्स ऐसे में? ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। आजकल डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन
एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। एंड न केवल बच्चे बट मैं समझती हूँ इवन पेरेंट्स भी, इनफैक्ट एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। एंड वास्तव में ये डिजिटल भी इतना ज्यादा हमारे जीवन में आ गया, कहीं ना कहीं हम यूज और मिसयूज का जो एक अंतर था उसको अपने जीवन से हमने खो दिया। तो वास्तव में ये साधन तो हमारे जीवन में एक सुख सुविधा के साधन थे, क्योंकि डिजिटल ने आज देखिए हम भी सब कनेक्टेड बैठे हैं, तो किसके माध्यम से बैठे हैं? डिजिटल के माध्यम से। तो डिजिटल हम सबको कहीं ना कहीं इकट्ठा तो लेकर के आया है, लेकिन वी आर फेलिंग टू रीडिफाइन कि हमें कहाँ यूज करना है और कहाँ ये सीमा को हम उल्लंघते हुए ये मिसयूज में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे कि पेरेंट्स ने ये बात शेयर करी, तो बच्चों में भी ना ये एडिक्शन धीरे धीरे बढ़ता है, और कहीं हम अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे देते हैं कि वो अपने रूम में जाकर के अकेले इस चीज को एक्सेस करना चाहते हैं। एंड इफ यू ट्राई एंड गेट इनटू देयर पर्सनल स्पेस, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। बट इसमें घबराने की बात नहीं है। बच्चों के साथ जितना जितना हम एक फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं आपकी लाइफ में, तो आप माँ बाप, मम्मी डैडी का टाइटल तो आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन फ्रेंड का टाइटल हम डेली अर्न करते हैं। तो जब हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं, हम उनके मित्र बनते हैं, हम उनकी बात समझते हैं। जैसे अभी भैया बता रहे थे कि उनको एक्सेप्ट करना, उनको अप्रिशिएट करना, अरे वाह तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, वंडरफुल, तो वो हमारी बात भी सुनते हैं। तो वो जो एक हम जनरेशन गैप धीरे धीरे पैदा कर लेते हैं, यदि हम वो गैप कभी बिल्ड ही ना होने दें, उनके साथ कॉन्स्टेंटली एंगेज करें, उनकी चीजों में इन्वॉल्व हों, उनके साथ गेम्स खेलें। ठीक है, आज बच्चे बाहर नहीं जा सकते, बट कैन वी इन्वॉल्व देम इन सम थिंग्स? मैंने देखा है अक्सर करके कि मदर्स को लगता है कि किचन का काम है तो नहीं नहीं बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो, या फादर्स को भी लगता है अरे ये काम है तो नहीं नहीं बच्चों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। बचपन से ही बच्चों को हर चीज में इन्वॉल्व कीजिए, पहली चीज। अर्थात अगर मम्मी कुक कर रही है तो कैन वी इन्वॉल्व देम इन कुकिंग? इफ नॉट इन्वॉल्व देम इन कुकिंग, तो जैसे टेबल लेआउट करना है तो बच्चों को ये आदत डालिए कि बच्चे कुछ करें। बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको ये आदत डालिए कि वो अपना बिस्तर अपने आप तय करके रखें। सो दीज आर ग्रेट मैनर्स। उसके बाद उनको इन्वॉल्व करिए इन सम काइंड ऑफ अ हॉबी, मे बी सिंगिंग, डांसिंग, आजकल कुकिंग, आजकल बेकिंग का कितना बच्चों को शौक है। तो किसी ना किसी चीज में द मोर यू आर इन्वॉल्विंग किड्स, उनका डिजिटल तो करना ही है, ठीक है, वो तो पढ़ाई है, इम्पोर्टेंट है, वो करना ही होगा, लेकिन उनको एक ब्रेक देना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि यू हैव टू इन्वॉल्व देम इन सम मेंटल एक्टिविटीज। तो उनसे अच्छे सवाल पूछना, उनके साथ अच्छे डिस्कशंस करना। व्हेन यू एंगेज देम, दैट्स व्हेन you can involve them in what you are doing, and उससे क्या होगा, उनका डिजिटल कंजम्पशन भी कम होगा एंड आपके साथ वो लोग इन्वॉल्व होंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि आप उनको कोई ना कोई एक्टिविटीज में जरूर बिजी रखें। एक छोटा सा, बहुत सुंदर आपने बताया मोनिका बहन, लेकिन एक एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वो ये क्योंकि डिजिटल जरूरी भी है और आप इसमें, मेरे को नहीं लगता आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आजकल जरूरी है। लेकिन एक सिंपल चीज आप करें कि रात को जैसे अब आप सोने जाएंगे तो आखिरी 60 मिनट आप कभी भी मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या टेलीविजन इसका उपयोग ना करें। आखिरी 60 मिनट आप अपने परिवार के साथ कंप्लीटली ई फ्री बना। जब आप अगले दिन मॉर्निंग में उठे, यानी कल संडे है मॉर्निंग के अंदर, तो संडे मॉर्निंग में फिर सवेरे उठते ही हमको मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, रात को क्या मैसेज आए, बच्चे भी कहाँ हैं, ये आदत ही आप घर से निकाल दें। बिल्कुल ना अखबार देखना है, ना मॉर्निंग के अंदर उठते ही टेलीविजन, ना फेसबुक। नेचर के साथ कनेक्ट करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिन के 2 घंटे जब आप रात को सोते हुए आखिरी घंटा और दिन का पहला घंटा आप कंप्लीटली डिजिटल फ्री कर लेते हैं, आप पूरे दिन डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करने दें,
उसकी चिंता ना करें। और तीसरी चीज, जब आप शाम को परिवार के साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं, आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो कृपया 40-50 मिनट के लिए मोबाइल फोन को आप बिल्कुल बंद कर दें या साइड। आप जब बच्चों के साथ बात करें तो आंखों में आके सामने देखकर, परिवार वालों के साथ देखकर आप बात करें। वेरी ब्यूटीफुल। आजकल हम बात भी करते हैं परिवार में, तो हमारा ध्यान, कई बार हमारे साथ भी होगा, हम बैठे हुए हैं तो मैं मोबाइल फोन पर, हम नीचे देख रहे होंगे, सामने बात कर रहे होंगे, नहीं, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन ही खत्म हो जाता है। तो ये आर्ट जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो 160 मिनट इसका ध्यान रखने से दिन के 1440 मिनट जो हैं वो आपके बहुत पावरफुल, क्योंकि रात का जो सोने का टाइम आपका ई फ्री है वो आपकी मॉर्निंग को अच्छा बना, और मॉर्निंग का कंप्लीटली ई फ्री जो टाइम होता है जब आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, नेचर के पास जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और पूरे दिन बच्चों को कुछ ना कुछ एंगेज रखें। तो जो चीज है उसके लिए बहुत स्ट्रेस लेना कि बच्चे एडिक्टेड है, नहीं। शाम को जब बैठे हैं परिवार में, बंद कर दीजिए। मैं भी कई बार हॉस्पिटल से आता था तो मॉर्निंग का हमारे परिवार में मम्मी डैडी यही बोल देंगे, भाई आप अपने मोबाइल को साइलेंट रखें, क्योंकि दिन में भोजन खाते हुए, रात को भोजन खाते हुए भी हमारा फोन हमारे कान पर है, सामने टेलीविजन चल रहा है, ये तो कोई भी सेंस नहीं, ये एक अच्छे परिवार की निशानी ही नहीं है। चेक करें आप, जब आप कल से भोजन करें, एक दिन करके देखिए, ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एक दिन, मैं आपको 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं बोल रहा, मैं आपको कहता हूं केवल एक दिन करके देखिए कि जब आप भोजन कर रहे हो, मोबाइल साइलेंट, टेलीविजन ऑफ, आपका इंटरेक्शन आपस में ऑटोमेटिकली। पूरे दिन टेलीविजन से बात करते हैं या मोबाइल से बात करते हैं, कभी आपस में भी बात करके देखे तो बहुत आनंद है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। बहुत ही अच्छे आंसर्स मिले हैं, बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है पेरेंट्स को शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि रात और दिन अगर देखें तो हर घर में पेरेंट्स ही लगे हुए हैं तो बच्चे भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल से भैया ने जो भी बहुत बड़ी और अहम बात बोली है कि हमारे में से किसी एक का भी ऐसा परिवार है जहाँ बिना टेलीविजन या मोबाइल के डिनर किया जाता है। ये एक्चुअली हमें रुककर पूछना पड़ेगा, और सबसे पहले हम पेरेंट्स को अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट आजकल ये जो ट्रेंड भैया चल रहा है, सबके अपने अपने सेपरेट रूम्स होते हैं, अपनी प्लेट लेते हैं, अपना मोबाइल लेते हैं, देन अपना अपना टीवी सीरियल अलग अलग चाहिए होता है। ये सभी परिवारों में होता है। तो फर्स्ट तो हम पेरेंट्स को ही सुधरना पड़ेगा। आज हमने घर में होटल बना दिया है, बिल्कुल। हर एक के अपने अपने कंफर्ट जोन्स हैं, एंड एवरीबॉडी फील्स कंफर्टेबल सिटिंग एंड ईटिंग इन देयर ओन रूम। दीदी एक चीज तो है कि ये छोटे बच्चों में हम लोग कर सकते हैं, ये चीज समझ आ रही है, लेकिन कई बच्चे, आप जो पेरेंट्स की कंप्लेंट आई तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, तो मतलब 10th 11th 12th और जो कॉलेजेस में है बच्चे, तो वो तो लाइक आर्ग्यूमेंट और पेरेंट्स पे ही चीखते हैं अगर वो उनको कुछ बोलते हैं। लाइक ये तो बहुत बढ़िया कि बच्चे अब तुम काम कर लो, उन लोगों का वो शायद बन चुका है, वो अपना वो इजी जोन छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका ये कैसे शिफ्ट करें, ये कैसे होगा जहाँ वो एक बात नहीं सुनना चाहते। एग्जैक्टली। देखिए हैबिट्स जो है ना, दे हैव टेकन इयर्स, कितना समय से ये आते हमारी पक्की हुई हैं। अब अगर एक दिन में मैं चाहूँ कि सारा परिवर्तन हो जाए तो दैट लुक्स अ लिटिल इम्पॉसिबल। तो इसकी शुरुआत, जैसा भैया ने भी कहा, कि हमें खुद करनी पड़ेगी। तो अगर ये आइस हमने बनाई है तो इस आइस को ब्रेक करने का काम भी हमारा ही है। तो लेट अस स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस। अभी तक हम सोचते थे कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, एंड बच्चों से हमने बात करके भी देखा तो भी ऐसा लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ रिजिडिटी। अग्रीड, जरूर होती भी है, क्योंकि अब वो एक टीन एज में आ चुके हैं। बट इसके लिए एक बहुत सिंपल सा जो स्टाइल है, या ये रेसिपी हम कहें इसको, कि लेट अस स्टार्ट सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी बच्चों को बार बार नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं कि ये तो हमारी बात कभी सुनेंगे ही नहीं, ये तो बदल ही नहीं सकते, अब ये तो बहुत पक्के हो चुके हैं, ये भी नहीं बदलेंगे तो हम भी नहीं बदलेंगे, ये ऐसा बोलेंगे तो हमें भी बहुत गुस्सा आएगा। एज अ रिजल्ट देयर इज अ डेडलॉक, ना वो चेंज होना चाहते हैं ना हम चेंज होना चाहते हैं।
तो इसके लिए एक छोटा सा पुरुषार्थ जो हम कर सकते हैं कि जब भी बच्चे सो रहे हैं, गिव देम लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और आज से अगर जागे भी हुए हैं या कुछ भी, तो मेरे बच्चे मेरी सारी बात मानते हैं। क्योंकि आप देखो, अगर हमारे घर में स्मेल आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है, एकदम सुगंधित कर देती है। वो ये स्ट्रेस में नहीं आती कि अरे मैं अगरबत्ती जल रही हूँ और देखो इतनी बदबू है, क्या कोई फायदा होगा या नहीं होगा, वो अपना काम करे जा रही है। सिमिलरली लेट अस स्टार्ट सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन। एट द एंड ऑफ द डे वो है तो आपकी क्रिएशन ना। तो संस्कार अगर हैं इतने टाइट हो चुके हैं तो उनको ढीला भी हमें करना है, एक चीज। दूसरी चीज, स्पेशली फॉर मदर्स, whenever you are cooking food, उस कुकिंग में आपका जो ध्यान है ना कि ये हम भगवान के बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, दिस इज फॉर माई लवली फैमिली, जो कि भगवान की फैमिली है। द मोर आई थिंक ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा 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 मेरा, आई गेट वेरी स्ट्रेस्ड। अभी थोड़ा सा परिवर्तन अपनी लाइफ में लाना है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल फैमिली, दिस इज गॉड्स फैमिली एंड आई हैव बीन गिवन, मुझे ये चांस मिला है कि भगवान ने मुझे इस घर में माँ या बहन या फादर बना करके भेजा है। तो इतनी पॉजिटिविटी उनके इनटेक में भी रखिए। तो आपने पहली बात, वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत बढ़िया काम करती हैं। आप देखो, जो मैं फेंक रही हूँ नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी मेरे पास आ रही है। अब मैं बच्चों को पॉजिटिविटी दूंगी, और कभी भी अपने बच्चों के विषय में ना नेगेटिव वर्णन नहीं करना है, कभी नहीं करना है। आई स्टिल रिमेम्बर टिल डेट, हमने अपने पेरेंट्स को, मानो कोई एक बच्चा अच्छा था पढ़ाई में, एक थोड़ा सा कम था, तो मैंने अपनी मदर से कभी ये नहीं सुना कि मेरा ये बच्चा अच्छा है और मेरी ये बच्ची थोड़ी हल्की है, कभी नहीं। हम नेवर कंपेयर योर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर ब्यूटिफुल एंड कहते कहते वंडरफुल वंडरफुल कहते कहते देखिएगा आपकी फैमिली वंडरफुल हो जाएगी। बच्चे आपकी बात सुनेंगे, कुछ बात उनकी आप सुनिए, अप्रिशिएट करिए, और कुछ आप उनकी सुनिए। देखिए धीरे धीरे, जैसे भैया ने कहा ना, लेट्स जस्ट ट्राई इट फॉर वन डे, एंड वन डे करते 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 आप देखेंगे कि वो बच्चे आपकी बात सुनने लगे। ओके दीदी, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक थी। ये सब हम सब ट्राई करेंगे। चेंज तो करना ही है, संस्कार फैमिली को हमें अच्छा ही बनाना है, तो ये पेरेंट्स को करना ही है। एक और दीदी सवाल है, जहाँ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चों में आपस में बड़ी लड़ाइयाँ होती है छोटी छोटी बातों में, और वो सब हमने भी करी है, पर आज के बच्चे की लड़ाइयाँ भी थोड़ी वो होती है। तो मम्मी जब उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो आप मुझे कम प्यार करती हो, इसको ज्यादा करती हो, इसको सपोर्ट करते हो, यहाँ बहुत ज्यादा हो जाता है। और मतलब मदर्स का सबसे ज्यादा ये कहना है कि हम बड़े चिड़चिड़े होते हैं, हम काम करें, इनका सुने, तो बस वो हाइपर एक्टिव बच्चे इतने ज्यादा हैं, वो भी मतलब बहुत मैस हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आता हम कैसे कंट्रोल करें। और फिर जितना मदर का उनका वैसा होता है, वही चीज बच्चों में और ज्यादा दिखती है, तब क्या करें। मुझे हंसी आ रही है इस बात को सुनकर। भैया मुझसे बड़ा है 1.5 साल, तो हम भी जब छोटे थे तो हमारी भी नाप झोंक हो जाती थी। तो मम्मी बताती हैं, हम तो एक्चुअली हंसी आती है अपनी बातें ही सुन करके। तो मैं छोटी थी तो मैं भी शरारती कम नहीं थी। तो अगर मम्मी और मैं रोने की एक्टिंग करती थी तो मम्मी आकर के भैया को डांट लगाती थी। और जब मम्मी भैया को डांट लगाती थी तो उल्टा मैं मम्मी को डांटती थी कि आप तो बड़ी गंदी मम्मी हो, मैंने आपको इसलिए थोड़ी कहा था कि आप भैया को डांटो या ऐसे। तो मम्मी कहती थी कि मेरे लिए तो बड़ी परेशानी थी कि तुम्हारी बात में इन्वॉल्व हूँ तो भी तकलीफ है, ना इन्वॉल्व हूँ तो भी तकलीफ है। तो ये तो खैर हंसी की बात है, ये तब भी था और ये अभी भी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपसे मैंने पहले भी शेयर किया कि नेवर कंपेयर टू चिल्ड्रन। 2 हो 3 हो, कभी कंपेयर मत करो। हर बच्चा अपना अपना स्वरूप में परफेक्ट है, बहुत अच्छे, मतलब हर एक की अपनी यूनिकनेस है। हमेशा अप्रिशिएट करिए। और
कभी भी ये मत कहिए कि ये भाई है, ये इसको प्यार नहीं करता या इसकी इससे नहीं पटती। हमेशा हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलने चाहिए कि भैया आपको प्यार करता है या बहन आपको प्यार करती है या जो भी है, मतलब बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कभी भी उनकी बातों का टेका मत दीजिए, क्योंकि अगर हम उनके मन में ये इंस्टिल कर दे ना कि हाँ ये तो तेरे को मारता है, हाँ ये तो तेरे लिए ऐसा नहीं करता, तो बच्चे छोटे हैं, वो स्मॉल स्केल है एंड यू आर बिग स्केल, तो वो हमेशा पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों के आगे हमको, पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना है। अक्सर पेरेंट्स भी नापझोंक करते हैं बच्चों के आगे और बच्चे बड़े कीनली उनको वॉच कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला कंट्रोल पेरेंट्स को अपने ऊपर करना है। दूसरी चीज, हमारे घर में किस प्रकार के हम प्रोग्राम्स देखते हैं उसको चेक करना है। इनवेरिएबली हमारे घर में सोप ओपेरास चल रहे होते हैं, फलाना मैराइट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका उसके साथ इसका, मतलब दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लॉजिकली हमारे घर में नहीं चलनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग एंड वॉचिंग, आपके बच्चे उसको इनटेक कर रहे हैं और वो आपके घर की एनर्जी बन रहा है, आपके बच्चों की एनर्जी बन रहा है। आप तो चलिए फिर भी बड़े हैं, थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, लेकिन वो बच्चे छोटे हैं, एंड इफ दे स्टार्ट इन टेकिंग, तो ये आपके घर का एटमॉस्फेयर बनेगा। फिर तीसरी चीज कि बच्चों को कंपेयर नहीं करना और ना आपस में एक दूसरे की बात को टेका देना है, प्यार से एंड फ्रैंकली तो बच्चों की बातों में एंगेज और इन्वॉल्व भी नहीं होना, क्योंकि अगर आप एक को डांट लगाएंगे दूसरे को नहीं करेंगे, तो ये फिर ऑटोमेटिकली आप ये सुनेंगे कि आप बड़ी गंदी मम्मी हो या बड़े गंदे डैडी हो, आप उसको प्यार करते हो, भैया को करते हो, बहन को नहीं करते, या व्हाटएवर। तो इसमें इन एक चीजों में दो चीजें, हमें हाँ बचना बहुत चाहिए। अच्छा है। और ये भी एक कैसी चीज मैंने देखा कि कई बारी पेरेंट्स ना कुछ अच्छी अच्छी कहानियां कुछ आप जैसे बता रही हैं, तो मुझे एक बहुत छोटी सी बात ध्यान में भी आती है। किसी एक क्लास के में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए कंप्लेंट करते थे या मास्टर जी को बार बार बोलते थे कि ये भी खराब है, ये बहुत कर रहा है, मुझे ऐसे तंग कर रहा है ऐसे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो कि कल तुम सब लोग एक पैकेट जो है आलू का भर के लेके आना। तो सभी बच्चे लेकर आ गए आलू लेकर। तो उन्होंने कहा कि मास्टर जी अब क्या करना है बताइए हमें। तो उन्होंने कहा बेटा अभी इस बात को, इस आलू को 1 हफ्ते तक तुम्हें अपने पास रखना है, जहां तुम जाओगे इसको कैरी करना है, सोना है तो भी रखना है, इसको अपने से बिल्कुल दूर नहीं रखना। तो सब बच्चे, जोश था, करना चालू कर दिया उन्होंने। 1 हफ्ता, 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और फिर धीरे धीरे उनको आलू में से बदबू आने लगी, क्योंकि आलू सड़ने लग गए। लेकिन मास्टर जी ने बोला था छोड़ना नहीं है। तो 5वें दिन आए कि मास्टर जी ये आपने क्या बता दिया, इस आलू में से तो बदबू आ रही है, अभी तो मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता हूँ। मास्टर जी ने उनको प्यार से बोला कि अच्छा तुम इसको इधर रख। और बोला देखो तुम किसी की बात को अपने मन पर इतना बड़ा बड़ा लंबा कैरी करते हो, उसने ऐसा किया ये किया, तो ये किसी का कचरा रखना हो गया ना अपने पास। तो ऐसे ऐसे कचरा क्यों रखना है, रोज अपने मन को साफ करके सो। जब साफ रखोगे, अच्छी अच्छी चीजें हेल्दी रखोगे अपने पास, तो हर एक से संबंध भी अच्छे होंगे। तो कभी भी किसी का कचरा, नेगेटिविटी अपने पास नहीं रखना। तो बच्चों को अच्छे एग्जाम्पल्स देके, मोनिका ने जैसे आपको बताया कि उनको छोटी छोटी बातें बता के, प्रेरणादायक इंसिडेंट्स बता के आप उनको अच्छा करते हो, रादर देन क्रिएटिंग नेगेटिव एनवायरनमेंट, उनके ऊपर चीखना चिल्लाना, कंपैरिजन, नेगेटिविटी करना। आज के समय में माहौल के अकॉर्डिंग, वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग तनाव पहले से ही इतना ज्यादा है, और बच्चों की जो एनर्जी पावर है, सोल्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत वीक होती है एज कम्पेयर टू जो हमारी कैपेबिलिटी। तो ऐसे समय पर बहुत पावर उनको देना, साकार देना, उनको सशक्त बनाना, और स्वयं को भी ऐसे समय पर पावरफुल रखना। ये तो मैं तो आपको जरूर यही कहूंगा कि इन चीजों को करते हुए ना, एक बहुत आवश्यक जो टूल है जो हमने अपने यहाँ देखा परिवार में, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में दोनों एस्पेक्ट्स देखे हैं, कि मेडिटेशन को सिंपली प्रैक्टिस करने से ये बहुत हेल्प मिलता है। आपको मेडिटेशन क्या करता है, वो जैसे आप अपने आप को, आप मोबाइल यूज करते हैं ना, या क्या करते हैं, मैं लैपटॉप भी कनेक्ट करके बैठा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं उसको चार्जिंग पे लगा। और क्यों लगाता हूँ ना, क्योंकि मुझे डर है कि आपसे बात करते करते डिस्चार्ज हो गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आप पूरे दिन कार्य करें, तो आपका मन, आपका बॉडी भी तो पूरे दिन कार्य कर रहा है ना। एक ही चीज जो जन्म लेते से एंड तक कार्य करती है, वो आपका हार्ट है और आपका मन है। और मन तो बिल्कुल लगातार चलता रहता है।
वो अगर आप उसको संयम में रखते हो तो वो आपका नौकर बन के कार्य करता है, लेकिन अगर आप उसको खुला छोड़ देते हो तो वो बहुत जबरदस्त मास्टर बन के आपको कंट्रोल। तो इसी प्रकार से मेडिटेशन के द्वारा, शांति के द्वारा, योग के द्वारा, परमात्मा की याद के द्वारा आप अपने मन को भी अच्छे पावरफुल एनर्जी दो, तो आपकी क्लैरिटी और डिसीजन पावर जो है, निर्णय करने की शक्ति, किसी चीज को देखने का, उसकी परिस्थिति को यथार्थ रूप से जांचने की जो शक्ति है, वो बहुत पावरफुल। ये सारी चीजें एप्लीकेबल कब है? बातें तो बहुत अच्छी है ना, आपको ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बच्चों से ऐसे करना है, इस तरीके से बिहेव करना है, उनकी बातों को हम ना करें, या जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई पुरानी बातों को कैरी ना करें, लेकिन कब कर पाएंगे? जब जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है आप उसको यूज कर, और उस डिसीजन को लेने के लिए आपको मन की स्थिरता और मन की क्लैरिटी की आवश्यकता, और वो मन की स्थिरता और वो मन की क्लैरिटी आपको योग, आपकी मेडिटेशन देता है। ये मन की सफाई है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मेडिटेशन मेरे लिए एक बहुत सुंदर झाड़ू पोछा लगाने की प्रक्रिया है, जिसमें मैं सारी गंदगी को पहले साफ कर, फिर योग का दूसरा जो बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंट है जो टूल है, वो है अपने मन को सजाने की। तो साफ भी करते हैं और सजाते भी हैं योग। ये दोनों चीजों का आप जरूर यूज करें, तो आपको ये सारे प्रश्न जो है आपके बहुत इजी रूप से, प्रैक्टिकल रूप से आंसर हो जाएंगे, isn't it? बताइए और क्या पूछना है? ये तो बहुत सारी मॉम्स को पता लग गया, क्योंकि उनके क्वेश्चन यही थे कि हमारा हाथ उठ जाता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, हम उन्हें डांटते हैं, फिर बाद में खुद ही पछताते हैं। तो ये समझ आ गया होगा मॉम्स को कि अपने पर पहले वर्क करना है मेडिटेशन। अच्छा, पता है मॉम्स और डैड्स दोनों को आना चाहिए। आई होप कि परिवार बैठे हो, होप्स, हाँ। है ना? एक भैया नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यही है कि मैक्सिमम मम्मीज का ये है कि फादर्स इन्वॉल्व नहीं होते, चाहे हम दोनों वर्किंग है फिर भी बच्चों का पूरा टोकरा हमारे सर पर, चाहे फादर ही अकेले वर्किंग है हम घर पे तो भी। तो अगर बच्चा कुछ भी गलत करे, तुमने सिखाया, हम पर मतलब एक वही ब्लेम गेम हो जाता है, तो उससे हम बहुत इरिटेट होते हैं और फिर वो सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे उतरती है। क्या करें, फादर को कैसे इन्वॉल्व करें इसमें? नहीं, इन्वॉल्व नहीं करना किसी को भी। आपको ऐसा ये सोचना ही नेगेटिव थॉट। आपने ऐसा सोचा ही क्यों? आपने बोझा शब्द यूज करते ही पूरी पेरेंटिंग का तो बिल्कुल काम खराब कर दिया। ये तो शब्द ही बहुत खराब है। स्ट्रेस और पेरेंटिंग दोनों कभी नहीं आ सकते। ये रोल जो ये स्ट्रेसफुल नहीं है। मैंने आपको कितना बढ़िया शुरू में एग्जाम्पल स्टोरी बताई। इन्वॉल्व करने के लिए आपको वो एनवायरमेंट क्रिएट करना। आज मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपको एक बात बोलूं कि आप इस प्रकार से करो, कोई भी व्यक्ति हो, आप करेंगे उसको? आपको 99% चांसेस आपको बुरा लग जाए कि आप मुझे कैसे बोल सकते हो, आप तो खुद करते नहीं हो, ये तो ठीक नहीं है ना? नहीं, आज आपको एग्जाम्पल के साथ लीड करना है, वो वाइब्रेशंस क्रिएट करना। जब आप कहीं का माहौल, घर के एनवायरनमेंट को इतना पावरफुल बना दो, हर चीज में, मोनिका ने आपको कितना सुंदर बताया कि वाइब्रेशंस घर की पावरफुल बनानी है, और वो वाइब्रेशंस घर की पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने दो इंपॉर्टेंट टूल आपको बताया, वो आपने ध्यान से सुने। भोजन, वेरी वेरी पावरफुल टूल, कि किस स्थिति में भोजन। आज घर में भोजन बन रहा है तो टेलीविजन चल रहा है, एक तरफ मोबाइल चल रहा है, कोई वो चल रहा है, वो मसाले भी चल रहे हैं, और मन की जो गुस्सा है वो भी खाने के अंदर जा रहा है। तो वो दोनों के दोनों मसाले सब प्रकार के जाएंगे, तो वो जो व्यक्ति उस चीज को ग्रहण करेगा तो वो उसके मन को दुखी और परेशान करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम किस प्रकार के वाइब्रेशन, हस्बैंड थक के आए ना थक के आए, लेकिन घर पर जब भी आए, चाहे उनका मन कैसा भी हो, लेकिन वो एनवायरमेंट में आते ही उनको सुकून और शांति की महसूस था। वो एनवायरमेंट बनाना, वो हमारा, वो मेरा कार्य है, हमारा भी नहीं है। हमारे घर में हम क्या कहते हैं, वो मेरा कार्य है। मुझे अपने घर का एनवायरमेंट बहुत पावरफुल और सुंदर बना। तो ये एनवायरमेंट जब आप ऐसा पावरफुल बना लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन से वहां पर आएगा तो उसको सुकून और शांति महसूस होगी। आप कहीं जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, या कहीं पर जाएंगे आश्रम में, तो आपको कैसा लगता है? कहते हैं ना, बड़ी पीसफुल वाइब्रेशन। तो वहां आके हमारा मन शांत हो जाता है। तो परमात्मा भी आके मेडिटेशन के द्वारा घर घर को पहले मंदिर बना, उसको स्वर्ग बना दे। तो उस समय आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे परिवार में भी ऐसा ही हुआ ना। मम्मी भी डॉक्टर हैं, पापा भी डॉक्टर हैं, बहुत स्ट्रेसफुल है, कार्य करना है, खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है, बच्चों को भी पालना है। दोनों छोटे बच्चे हैं, बड़े भी नहीं है, गैप भी बड़ा नहीं है, 1.5 साल का है, मुश्किल गैप है। उनको स्कूल भी छोड़ना है, उनको पढ़ाना भी है, सब कुछ करना है। तो प्रॉब्लम तो किसी के लिए भी कम नहीं है। लेकिन मेडिटेशन आने के बाद क्या थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है
कि हमने अपने आप को एम्पावर कर लिया। तो ये बच्चे जो हैं परमात्मा के बच्चे, हम इनको अच्छे गुण देते हैं, हम निमित्त हैं, वी आर लाइक भगवान है, हम ये हैं, लेकिन परमात्मा इनको प्रॉपर तरीके से केयर कर रहा है। वो कॉन्शियसनेस, वो समर्पणता जो है वो चेंज हो जाती है, वो करण करावनहार की फीलिंग आती है। दैट मीन्स हम केयर टेकर्स की तरह कार्य करते हैं, तो बहुत पावरफुल फीलिंग आती है। तो आप जब ऐसे सुंदर एनवायरनमेंट अपने परिवार में बनाते हैं, परमात्मा को अपने साथ हेल्प कराने के लिए सदा उसे अपने साथ रखते हैं, तो वही घर का एनवायरनमेंट स्वर्ग बन जाता है। तो आप यहाँ पर दोष नहीं होने का, यहाँ पर मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगी फादर्स के लिए या इवन फॉर वर्किंग मदर्स के लिए। हम अक्सर कहते हैं कि हम कमाते हैं तो हम आपकी खुशी के लिए कमाते हैं, आपको हम खुशी दे सकें, आपको एक अच्छा जीवन दे सकें, आपका करियर अच्छा बना सकें, तो हम इसलिए कमाते हैं। पर प्रश्न उठता है और हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि कमाने तो गए थे खुशी और घर में लेकर के आते हैं हम रोज स्ट्रेस, और फिर कहते हैं कि खुशी आए मेरे घर में। तो वास्तव में पैसा या सामान ये खुशी नहीं लाता है, इट इज द फीलिंग दैट ब्रिंग्स खुशी। तो ठीक है, आज स्ट्रेस किसको नहीं है, मतलब कहीं भी आप जाते हैं काम के लिए या कोई भी तकलीफ है तो वो है ना, मतलब ऊपर नीचे प्रेशर्स तो हर जगह है, लेकिन इट इज माय इनर कैपेबिलिटी जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है। मतलब मेरी जो रेजिलियंस है, उस शक्ति पे तो मैंने काम ही नहीं किया। मैं घर आ रहा हूँ थका हुआ या मैं घर आ रही हूँ थकी हुई, उसका स्ट्रेस मैं बच्चों के ऊपर चिपका रही हूँ, बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। तो आप देखो, इस बात को आज हम हमेशा के लिए समझते हैं कि हर घड़ी, हर मोमेंट, हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। कैसे? आप देखो, सबसे पहला थॉट आया जैसे ही मैं घर में घुसी, मैं थका हुआ घुसा था, लेट्स से हस्बैंड आए शाम को, बहुत थके हुए आए हैं। अब वो आ रहे हैं थके हुए कि मैं जैसे ही घर में आऊंगा तो मेरे बच्चे या मेरी वाइफ मेरे को प्यार देंगे, वो ग्रीट करेंगे, मेरे से बात करेंगे। और यहाँ पूरे दिन वाइफ और बच्चे वेट कर रहे हैं कि पापा आएंगे या हस्बैंड आएंगे तो वो हमको प्यार देंगे। इट इज लाइक एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है, भीख कहीं से नहीं मिल रही है, प्यार कहीं से नहीं मिल रहा है। एज अ रिजल्ट हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये साइकिल कैसे शुरू हुई? वो व्यक्ति आया, वो स्ट्रेस में था, वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्यार मिलेगा, बच्चा आया पापा पापा करते हुए, हमने कहा इतनी भी अकल नहीं है, थका हुआ आया हूं, ये नहीं कि पहले पानी पूछो। अब देखो वो क्या हो रहा है, वो थॉट आया, थॉट ने क्रिएट किया फीलिंग्स, फीलिंग्स ने क्रिएट किया एटीट्यूड, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव हो गया। हमने कहा बच्चे को चल दूर हट, अभी थोड़ी देर बाद बात करियो, मैं बहुत थका हुआ आया हूँ। हमने बच्चे को दूर फेंक दिया। वो बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, अच्छा नहीं, पापा से ऐसे बात करने का तरीका नहीं है। और हमने पूरा एनवायरनमेंट घर का स्पॉइल कर दिया। अरे वहीं पर ही अगर हम उस बच्चे को प्यार कर देते और बोलते हाँ बेटा मैं जरा कपड़े चेंज करके 2 मिनट में फ्रेश होकर के आता हूँ, हो जाती बात वही। बात कहने का एक सिर्फ तरीका है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया। नाउ दैट होल्ड्स ट्रू फॉर मदर और फादर, एनीबडी, and it holds true for everybody. So thoughts are creating feelings are creating emotions are creating that atmosphere. अब उस atmosphere से हमारे actions जो create हो रहे हैं, वो action repeatedly करने से एक habit form हो गई। इस habit ने मेरी personality बना दी। मेरे तो पापा ही बड़े चिड़चिड़े हैं, जब आते हैं ऐसे ही करते हैं, या मेरी तो मम्मी ऐसी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी जैसा है वो एक पर्सनालिटी बन गई। अब इस पर्सनालिटी से या तो बच्चे दूर भाग रहे हैं या उसके पास आ रहे हैं। अब इस पर्सनालिटी ने मेरी एक डेस्टिनी हमेशा के लिए बना दी। मेरे बच्चे ही मुझसे बहुत दूर हो गए, वो कहते नहीं नहीं भैया, इनसे तो बात करके मजा नहीं आता, राइट? सो हर घड़ी हर मनुष्य के पास चॉइसेस होती है, 2 चॉइसेस होती है हमेशा। कोई भी काम आप करोगे ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसा भैया बार बार कह रहे हैं कि मेडिटेशन क्या है, सिर्फ अपने जीवन में हमने स्पेसेस डाल दी, पॉजिटिव स्पेसेस। सोचने से भी पहले सोच, कर्म करना है उससे भी पहले सोच कि क्या सही है क्या गलत है। तो सिर्फ उस
परमात्मा की याद में जब हम कर्म करते हैं ना, हमारे कर्म में कुशलता आती है। दूसरी चीज जो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, आप पेरेंट्स बने, ये आपकी डिसीजन थी। यू हैव नो राइट टू स्पॉइल द लाइफ ऑफ द थर्ड पर्सन जिसको आप अपनी जिंदगी में लाए। आज हम एक बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस करने से पहले सोचते हैं कि क्या मैं सक्षम हूं, अगर मैं क्या मेरा इस काम को करने के लिए पैशन है, और फिर अगर हम उस बिजनेस को करते हैं तो हम अपनी पूरी जुगत उसमें लगा देते हैं। सिमिलरली पेरेंटिंग भी एक लाइफ लॉन्ग, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, एंगेजमेंट है। पूरी जिंदगी पेरेंट्स को बच्चे के पैदा होने से उसके बड़े हो जाने तक, उसके नाती पोते धोते आने तक, इट्स अ एंगेजमेंट। ठीक है, तो हमने किसी के ऊपर कोई वो नहीं किया है, कोई चैरिटी नहीं करी है, ये हमारा इच्छा थी, हमने ये काम किया। तो अब इसको पैशनेटली निभाइए, उनको सक्षम बनाइए, ताकि यू फील हैप्पी कि आपका भी जो भविष्य है, जो आपकी विजन है, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो एक मनुष्य करता है। तो जब आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे तो आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका कर्म है, लेकिन मैंने अपना कर्म बखूबी निभाया, मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करी वो तो अच्छी करी ना। जिसको भैया ने एक बड़ा सुंदर रूप दिया कि ये एक पेड़ को लगाने जैसा है, कि पेड़ को हम पानी भी दे रहे हैं, नर्चर भी कर रहे हैं। इसको अगर आप बहुत सुंदर रीति से देखना कभी चाहें तो मैं दिखाऊंगी कि जैसे एक पॉटर मैन होता है ना, पॉटरी बनाता है, उसने मिट्टी रखी पानी में मिला करके, और उसके बाद उसको शेप दे रहा है। शेप अच्छी नहीं आ रही, फिर उसको थोड़ा दम लगा करके फिर शेप दे रहा है, और फिर वो जब शेप लेकर के वो पूरा पॉट खड़ा हो जाता है तो कैसे एक धागे से उसको अलग करता है, डिटैच करता है कि यस नाउ यू आर परफेक्ट, नाउ यू आर रेडी टू गो टू द वर्ल्ड। तो इसी प्रकार हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये मेरा पैशन है। इनको एक अच्छा सक्षम जिसको कहते हैं पर्सनालिटीज बनाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। एंड इफ वी आर investing into bringing happiness, so let's bring happiness and let's give happiness. That's what I love. थैंक यू, बहुत अच्छे से। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चे बहुत रिजिड हो गए हैं, वो बार बार पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ लो, ये कर लो, ये कर लो। ये तो कई क्वेश्चंस आए हुए मेरे पास इस टाइप के कि दूध पीने के लिए घंटा लग रहा है, दूध पी लो, जाप चल रहा है। एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चे, मतलब मम्मी कहती है हम कब तक बोलते रहे, और आप बोलते हैं प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। फिर कुछ बच्चे जाके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, वो उल्टा कंप्लेंट लेकर, और ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे पेरेंट्स क्या करें, तब क्या करना चाहिए उनको? कुछ नहीं करना है ना, और प्यार देना है। उसमें क्या फर्क है? कई बार कोई पत्थर जो होता है वो एक हथौड़े से टूट जाता है, कईयों को 10 मारने पड़ते हैं, कईयों को 100 मारने पड़ते हैं। ये तो इजी तरीका है, लेकिन जिसको जितना ज्यादा सुंदर तरीके से प्यार से मारेंगे उतनी ऊंची मूर्ति बन जाती है, उतना सुंदर बन जाता है। तो इसमें हताश नहीं होना। आप जब उसको समझा रहे हैं तो समझाने के साथ साथ उसको वाइब्रेशंस भी पावरफुल, अपनी एनर्जी पावरफुल रखना। आपको ये थॉट रखना कि मेरे बच्चे रिजिड हो गए हैं, तो आपने क्या किया? आपने ये एनर्जी दे दिया उनको कि मेरे बच्चे तो रिजिड हैं, वो ऑलरेडी सख्त है। जब आपने किसी को लेबल कर दिया कि वो सख्त हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सख्त कह रहे हैं, और फिर आप उनको एक तरफ कह रहे हैं मुलायम है। तो आपका मन कह रहा है कि वो सख्त हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मुलायम हो जाए, तो आपका मन ही अपने आप को कॉन्फिडेंस। तो इसलिए सबसे पहले तो हम अपनी वोकैबुलरी को ही चेंज कर देते हैं। हम यही कहते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हमारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। और नहीं भी होंगे तो आप उनको लगातार प्यार, अपना कर्म सहज होकर। तो ये इसमें पेरेंट्स को एक बहुत सुंदर आर्ट सीखना होता है, वो है द आर्ट ऑफ एसोसिएशन एंड आर्ट ऑफ डिसोसिएशन। हर वक्त बच्चों के पीछे भागना, टू मच भागना, एसोसिएट होना, ये जरूरी भी है, लेकिन कई जगह पेरेंट्स को डिसोसिएट भी होना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम भी दे देनी चाहिए। उससे उनको वैल्यू, उनको हर चीज की इंपॉर्टेंस भी। तो आप दोनों चीजों को करके देखिए। और ग्रैंड पेरेंट्स का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल। बच्चे जाएंगे जहां उनकी बात को सुना जाएगा, उनकी हर बात को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन उनकी बात को एक्सेप्ट करके अर्थ ये नहीं है कि आपकी बात फेल हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप एक बैलेंस्ड व्यक्ति की तरह काम, जहां उनको स्नेह दिख रहा है वो उस तरफ जा रहा है, लेकिन माता पिता एक तराजू, एक
ऐसे उसकी तरह हैं जो उनको दोनों तरफ का बैलेंस बना के, तो रोज आपको बोलना है कि बच्चे आप बहुत अच्छे हो, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ, आपको जरूर लेना है, थोड़ा सा लीजिए और उसको लेकर रख के जाइए, फिर दोबारा आप उनको दोबारा दीजिए। कुछ समय बाद उनको वैल्यू भी रियलाइज हो, उनको पता भी लगे। आपको दोनों चीजों का बैलेंस रखना है, लेकिन अपने मन की स्थिति को खराब नहीं करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द रूल। कोई भी कार्य, पेरेंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज डोंट गेट डिस्टर्ब इन योर। अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हो गए, अंदर की स्टेबिलिटी खराब हो गई, तो पेरेंटिंग के 10-50 प्रिंसिपल भी आप पढ़ लेंगे तो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं। द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, इट लाइज इन स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें बहुत आवश्यक है मन को भी एनर्जाइज करना, संकल्प रखना, पावरफुल वाइब्रेशन। यानी जब आप जैसे जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, कभी कभी मैं अपने मदर को आज भी कभी बोलता हूँ कि कोई कार्य मुझे करना होगा, तो करने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले जिस व्यक्ति से मुझे मिलना है, जिस व्यक्ति से मुझे वो कार्य कराना है, तो मैं उसको घर बैठे ही मैं पावरफुल संकल्प दे दूंगा कि ये कार्य आपको करना है और कुछ समय बाद में आपके पास आऊंगा। तो द मोमेंट यू गो देयर, वो व्यक्ति ऑलरेडी वो सिग्नल आपसे ले चुका होगा, वो रिसीव कर चुका। लेकिन आपका एनर्जी, आपका थॉट प्रोसेस कब उसको कैच होगा, जब आपका मन भी, आपके संकल्प भी बहुत पावरफुल होते। दिस इज मैजिकल, यही मेडिटेशन की पावर, दिस इज व्हाट वी यूज, दिस इज व्हाट वी डू। तो आपको यही अपने परिवार में यूज करना है कि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। पर अंदर ये ना हो कि कह तो रही हूँ बढ़िया है लेकिन है नहीं एक्चुअली में, ऐसा नहीं होना चाहिए। द कॉन्ट्रेरी, अपनी सेल्फ टॉक जो होती है वो भी पॉजिटिव और पावरफुल। आपका बिलीफ सिस्टम जब पावरफुल होगा तो ये सारी चीजें आपके लिए मैजिक का कार्य करेगी। तो ये सब चीजों का आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन इन योर माइंड, अपने थॉट्स का गेम जो है सारा का सारा। और बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन भैया, ये बड़ा अलग सा आया कि सबका है कि हाइपर एक्टिव है, मानते नहीं। एक क्वेश्चन है कि बच्चा इंट्रोवर्ट होता जा रहा है इस टाइम, तो ऐसे में पेरेंट क्या करें? बड़े बच्चे हैं और वो अपने में ही है, ना फैमिली के साथ बातचीत करते हैं, ना आगे आते हैं, तो क्या करें? ये मोनिका प्लीज। ओके, आजकल डिजिटल में बहुत सारी स्टडीज दिखाई गई हैं, जिसमें एक बहुत सुंदर स्टडी जो लीड्स यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करी गई, जिसमें कहा गया कि जो बच्चे इंटरनेट पे, जो बच्चे या जो लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनके मित्र इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके रियल लाइफ में जो मित्र का हो या जो उनकी कैपेबिलिटी है टू इंटरेक्ट विद पीपल, वो बहुत कम हो जाती है। तो जितना जितना हम डिजिटली कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, उतना उतना हमारी जो कैपेबिलिटी है टू इंटरैक्ट विद पीपल वो कम होती जा रही है। एज अ रिजल्ट लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन या वो एक हीन भावना आती जा रही है। इसीलिए आज बहुत 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 जरूरी, जब दो लोग एक सेम जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशनल एक्सचेंज जो हमारे बीच में होता है। हम लोगों से बात करते हैं, हम उनकी आंखों में देखकर बात करते हैं, देयर इज एन इमोशनल एक्सचेंज दैट हैपेंस। तो कहीं ना कहीं बच्चे इतना ज्यादा डिजिटल में एंग्रॉस हो रहे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है अपनी जीवन में ह्यूमन मोमेंट्स को लाने का, उनके साथ बैठने का, उनके साथ बातचीत करने का, उनकी सी बातें करने का, और फिर उनकी सी बातें करते करते आप उनसे फिर अपनी बात भी करा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को अनवाइंड करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ कुछ कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में। कई बार हमको लगता है नहीं ठीक है, हमें तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, तुम ही जाओ जाके करे आओ। नहीं भी समझ में आती तो धीरे धीरे उनके साथ इन्वॉल्व हुई। जितना आप इन्वॉल्व होंगे ना, तो वो आइस ब्रेक होती जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई फील। भैया कैन गिव अ लिटिल मोर मेडिकल। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली राइट और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टू मच इंट्रोवर्जन इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। तो हमें मोनिका ने बिल्कुल बोला कि डिजिटल इज
वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और कई बार एक सटल लेवल ऑफ डिप्रेशन, एक सटल लेवल ऑफ कनेक्शन कहीं और आ जाता है, तो उसमें आप बच्चे से खुल के बात करें, एक ट्रस्ट बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ये चीजों को जरूर अपने जीवन में लाएं, तो और ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आप इसके लिए चिंता नहीं करें। मोनिका ने आपको बताया कि हाउ ब्यूटीफुली यू हैव टू सी कि कहीं ना कहीं और संबंध, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा जिसे कह सकते हैं हम लोग नेगेटिव बिहेवियर उनको ना कर रहा हो। और ये चीजें जब आप बात करेंगे, बच्चे के साथ समय देंगे, उनके बिहेवियर को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, आपको ये क्लैरिटी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाएगी इसमें। और मैं बताइए शिखा मैंने और कुछ आप? अभी भैया मैक्सिमम सभी को आंसर्स मिल गए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से, मतलब मुझे क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं लग रही कि उनको पूछने की भी जरूरत है, हमें इतने अच्छे से सारे ही आंसर्स मिल रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, आप घूम फिर के बार बार मेडिटेशन मेडिटेशन पे आ रहे हैं, तो क्यों ना हमको 5 मिनट का सबको आप मेडिटेशन कराएं, ताकि उस टेस्ट को कर पाए। और फिर आगे मुझे लगता है सभी को जिन्होंने मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है कभी, वो आए और इस स्वाद को चखें और अपनी पूरी फैमिली को महकाएं। तो चाहे आप दीदी या भैया कोई भी, हम सबको 5 मिनट का मेडिटेशन जरूर कराएंगे। मोनिका बहन आप कराएंगे, मैं प्ले करूं? मैं म्यूजिक लगाती हूँ। ठीक है, और आप कमेंट्री कराइए। आई एम शेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। हम जरूर साइलेंस में बैठकर इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें। आप सभी चाहें तो अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन। ओम शांति। Sit back, relaxed. सेशंस की आवाज धीरे करियो, मेडिटेशन करा रहे हैं। In a very comfortable posture. मेरे सामने मैं आवाज आपको म्यूट कर दें और कुछ देर के लिए चलते हैं आवाज से परे। कोई भी संकल्प, कोई भी बात यदि आपको तंग कर रही हो तो उसको बोलें। ये समय है पिता परमात्मा से मिलने का। अभी नहीं, कुछ देर के बाद। बहुत सहज भाव से बैठ जाएं। और अपने आप से पूछें, मैं कौन? इस शरीर में स्थित, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य करती हूँ।
ये हाथ मेरे हैं, इन हाथों के द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ। ये मुख मेरा है, इस मुख के द्वारा मैं आत्मा बात करती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर विद्यमान एक चमकता हुआ सितारा, इस शरीर के सोचने की शक्ति का दूसरा नाम। इस शरीर के अंदर विद्यमान मैं आत्मा थॉट्स जनरेट करती हूँ। आई एम द वन that is responsible for creating these thoughts, emotions, feelings. पिता परमात्मा की संतान हूँ। पिता परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, उनकी मैं अमर संतान हूँ। अनुभव करें पिता परमात्मा का प्यार भरा हाथ अपने सिर पर, और उस हाथ में से अनेकानेक शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर बढ़ती जा रही है। अनुभव करें परमात्मा की प्यार से भरी शक्तियां मेरा अंतर भरपूर करती जा रही है। पिता परमात्मा जो शांति के सागर है, कि शांति की किरणें मेरा एक एक सेल, एक एक ऑर्गन में पेनिट्रेट करती जा रही है। ऐसा प्यार, ऐसी शांति
ऐसा सुख मैंने कभी पहले अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था। Feel that love. And see it spreading throughout in the atmosphere. मुझसे ये शांति की, प्यार की किरणें जैसे मेरे घर का वातावरण परिवर्तित करती जा रही है। आज से और अभी से इस बात को रियलाइज करें कि ये घर भगवान का है। इस घर में रहने वाला हर व्यक्ति उस पिता परमात्मा की संतान है। उन सभी के ऊपर भगवान की छत्र छाया का अनुभव करें। अपने पूरे घर पे देखें भगवान की छत्र छाया। और आपका घर उस पे सुख, शांति और आनंद की किरणें फैलती जा रही है। रोज भगवान को अपने घर में निमंत्रण दें और इस बात का अनुभव करें, वही घर, वही लोग, और घर में फिर से वही सुख, वही आनंद,